हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 5 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम टोक्यो ओलंपिक 2020 का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अभी 2021 में 32वां टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ था जो कि 2020 के थे। दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक में अगर देखा जाए कि किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते तो वो जीते हैं अमेरिका ने। और कितने जीते तो 113 पदक किसने? अमेरिका ने। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा तो दूसरे नंबर पर है चीन जिसने 88 पदक जीते। हमारा देश जो भारत है उसने कितने पदक जीते तो आपको ध्यान रखना है भारत ने जीते हैं कुल 7 पदक। अब इन 7 पदकों में किसने कौन सा पदक जीता तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में, और मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता भारोत्तोलन में, रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता कुश्ती में, और लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता मुक्केबाजी में, और PV सिंधु ने भी कांस्य पदक जीता था बैडमिंटन में, और हॉकी टीम पुरुषों की उसने कांस्य पदक जीता था हॉकी में। और दोस्तों इसके अलावा कुछ प्रमुख महोत्सव हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोसर महोत्सव ये कहाँ का महोत्सव है तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। एप्पल फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव ये जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव या बांग्ला त्यौहार ये कहाँ पर मनाया जाता है तो ये गारोस जनजाति द्वारा मेघालय में मनाया जाता है जो कि सलजोंग देवता के सम्मान में मनाया जाता है। बोईता वंदना ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उड़ीसा में मनाया जाता है। और चेरी ब्लॉसम ये कहाँ पर मनाया जाता है तो मेघालय में फूलों के खिलने के साथ साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। और वांचुवा महोत्सव जो है ये किस आदिवासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तो तिवा आदिवासी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। दोस्तों ये जो प्रमुख महोत्सव या त्यौहार हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये सारे आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य का। अगला क्वेश्चन है शोध आधारित कंपनी अटॉर्नी इंडिया द्वारा कोरोना वायरस को हवा में ही खत्म कर देने वाली मशीन इजाद की गई। यह कंपनी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नोएडा में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको केवल दिसंबर महीने की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला क्वेश्चन है एंटोनियो कोस्टा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खत्म के लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों यानी RC गंजू और अश्वनी भटनागर। अगला क्वेश्चन है मराठी एवं हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रमेश देव का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है किसने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मैग्नस कार्लसन ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नीलिट के नए महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। यूपी की झांकी जो है वो किस पर केंद्रित थी? तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर केंद्रित थी। दूसरा स्थान किस राज्य को मिला? तो कर्नाटक को पारंपरिक हस्तशिल्प का पालना पर आधारित जो विषय था उस पर इसे दूसरा स्थान मिला। तीसरा स्थान मिला है मेघालय की झांकी को, जहां पर मेघालय का 50 सालों का राजत्व और महिला संचालित सहकारी संघों एवं स्वयं सहायता समूहों हेतु सम्मान पर अपनी झांकी के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि 2022 की जो गणतंत्र दिवस पर झांकी निकाली गई थी तो उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है पहला स्थान मिला है, यानी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। दोस्तों इसमें अगर देखा जाए कि जो परेड हुई थी गणतंत्र दिवस पर तो उसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। अब दोस्तों इसके अलावा अगर और भी श्रेणियों में देखा जाए कि किस राज्य की झांकी को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो झांकी थी उसे लोकप्रिय पसंद श्रेणी यानी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पहला स्थान मिला। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया, ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 31 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है, जो कि भारत के राज्यों में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो आपको ध्यान रखना है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 403 + 1 यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है, यानी जो एक सदस्य ये एंग्लो इंडियन का होता है। विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 100 यहाँ पर विधान परिषद की सीटों की संख्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वर्तमान में लखनऊ, तो इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी थी इलाहाबाद यानी प्रयागराज, और इसे कब बदल करके लखनऊ किया गया? तो ध्यान रखना है 1921 में इसे बदल करके क्या कर दिया गया? लखनऊ कर दिया गया। इससे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? तो यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। और दोस्तों उत्तर प्रदेश को अगर देश में देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्योंकि पहला स्थान किसका है? तो पहला है राजस्थान का। दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं जौनसारी, थारू, गोंड, सहरिया, खैरवार, बुक्सा और राजी। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। इनमें से आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश की जनजाति है गोंड, कौन सी जनजाति है? गोंड। ये जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति, यानी सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान अगर देखे जाएं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में है, और चंद्र प्रभाव वन्यजीव अभ्यारण्य ये चंदौली में है, ठीक है। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? तो पलास। और राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक। और राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी। तो ये सारी चीजें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के मध्य आगामी T20 श्रृंखला का पहला मैच उत्तर प्रदेश में कहां खेला जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। BCCI ने एक बड़ा ऐलान किया जिसके तहत अब 24 फरवरी को लखनऊ में खेला जाएगा भारत श्रीलंका का पहला T20 मुकाबला। यह मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले लखनऊ में तीसरा मैच 18 मार्च को होना था, लेकिन अब BCCI ने फेरबदल करते हुए नया कार्यक्रम बनाया है जिसमें अब यह मैच 24 फरवरी को खेला जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत श्रीलंका का पहला T20 मुकाबला ये कहां पर खेला जाएगा? तो 24 फरवरी को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ये खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल को कितने रुपए धनराशि आवंटित की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 680 करोड़ रुपए।
आम बजट 2022 में उत्तर रेलवे को कई परियोजनाओं के लिए जरूरत के हिसाब से रकम मिली है, यानी राशि आवंटित की गई है। इससे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का काम तेज होने की उम्मीद है। लखनऊ मंडल में ट्रैक, यात्री सुविधाओं, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और मशीनरी मजबूत करने के लिए करीब 680 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में कितने रुपए जो है आवंटित किए गए हैं, तो 680 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ने भारत का पहला OECM साइट किसे घोषित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरावली जैव विविधता पार्क को। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM यानी अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर यह जानकारी दी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN का ये फुल फॉर्म है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उन क्षेत्रों को OECM टैग देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। टैग अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर क्षेत्र को जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में नामित करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला OECM साइट किसे घोषित किया गया, तो हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जैव विविधता होती क्या है। तो दोस्तों किसी क्षेत्र विशेष में जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की भिन्नता का पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। अब दोस्तों जैव विविधता के लिए अगर देखा जाए कि सबसे आवश्यक क्या है, तो सबसे आवश्यक है सर्वाधिक वर्षा एवं उच्च तापमान का होना, क्योंकि जब अधिक वर्षा होगी और तापमान अधिक होगा तो उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे और अत्यधिक पेड़ पौधों की उगने से वहां पर जीव जंतुओं का विकास होगा। इस प्रकार से वहां पर जैव विविधता अधिकतम होगी। ठीक है, तो ये होती है जैव विविधता। अब दोस्तों जैव विविधता से संबंधित अगर देखा जाए कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो वो कहाँ पर पाई जाती है, तो शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है, यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में सबसे कम जैव विविधता अगर देखी जाए तो कहाँ पर पाई जाती है, तो वो कश्मीर घाटी में पाई जाती है। जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। ध्यान रखना है 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, तो इसका उपयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, इस शब्द का प्रयोग? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था वॉल्टर जी रोसेन ने। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किया था वॉल्टर जी रोसेन ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अभी जो है भारत का पहला OECM साइट किसे घोषित किया गया, तो किसे किया गया, हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिनय से। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे अभिनेता और फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल जिनका हाल ही में निधन हो गया। अभिनेता और फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल का 51 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दयाल ने ओमपुरी के साथ कगार, लाइफ ऑन द एज 2003 में, भोजपुरी फिल्म रंगदारी 2012 में, राज बब्बर की धुआं 2013 में और अमिताभ बच्चन की विरुद्ध 2005 जैसी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने पी आकाश की दिल लगी ये दिल लगी 2005 में भी काम किया, जिसमें धर्मेंद्र, रति अग्निहोत्री और कपिल देव ने भी अभिनय किया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल का हाल ही में निधन हो गया। कितनी वर्ष की उम्र में, तो 51 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी को। प्रत्येक साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना एवं रोग का जल्दी पता लगाने की जरूरत तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। इस दिवस का पहला लक्ष्य कैंसर से होने वाली मौतों को कम करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर साल 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को हर साल कैंसर दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कैंसर दिवस कब मनाया गया था,
तो 1933 में पहली बार कैंसर दिवस मनाया गया था। कहाँ पर? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस के साथ। हाल ही में भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई। रूस फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। यह चर्चा नाटो द्वारा पूर्व की ओर संभावित विस्तार को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में हुई है। इससे पहले 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता का आयोजन हुआ। अब यहाँ पर अगर रूस की बात की जाए तो रूस की कैपिटल क्या है? तो ध्यान रखना है मॉस्को रूस की कैपिटल है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट है। और रूस की करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कतर को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को एक बड़ा गैर नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी नामित किया। यह मुख्य रूप से एक सांकेतिक सम्मान है जो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और गाजा में पिछले साल के इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता के कारण उसका आभार प्रकट करने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, तो उन्होंने जो कतर देश है इसे एक बड़ा गैर नाटो सहयोगी देश नामित किया है। ठीक है, किसे? कतर को। दोस्तों कतर की अगर बात की जाए कि कतर की कैपिटल क्या है, तो कतर की कैपिटल है दोहा। और कतर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो खालिद बिन खलीफा कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं। और कतर की करेंसी क्या है? तो कतरी रियाल कतर की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी की सूची में LIC किस स्थान पर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 10वें स्थान पर। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया। शीर्ष 10 की सूची में LIC एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है। LIC का मूल्यांकन 8.656 अरब डॉलर यानी करीब 64,722 करोड़ रुपए है। शीर्ष 10 में से अगर देखा जाए तो 5 जो बीमा कंपनियां हैं वो चाइना की हैं। पिग एंड इंश्योरेंस ब्रांड वैल्यू में 26% की गिरावट दर्ज करने के बावजूद दुनिया के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभर रही है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी के रूप में कौन सी है, तो फिर ये है पिग एंड इंश्योरेंस। शीर्ष 10 सूची में अमेरिका की 2 कंपनियां हैं, जबकि फ्रांस, जर्मनी और भारत की एक कंपनियां हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा जो एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जारी की गई, जिनमें से ये देखा गया कि दुनिया की सबसे मूल्यवान बीमा कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो उनमें से जो भारत की एकमात्र शीर्ष 10 में शामिल होने वाली कंपनी रही कौन सी, तो वो रही है LIC। दोस्तों LIC की अगर बात की जाए तो LIC से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि LIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो MR कुमार वर्तमान में LIC के अध्यक्ष हैं। LIC का मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में LIC का मुख्यालय है। और LIC की स्थापना कब हुई थी, तो LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तुरग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय का 3 दिवसीय तुरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। त्योहार का मुख्य आकर्षण क्या रहता है, तो सा नम झम है, जो भिक्षुओं द्वारा छोग्याल याप और यमतसा मुंडे देवता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान नृत्य है। यानी इस त्योहार का मुख्य आकर्षण क्या होता है, तो एक नृत्य होता है। कौन सा? सा नम झा, जो भिक्षुओं द्वारा छोग्याल याप और यमतसा मुंडे देवता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष डुंगयोर तुरग्या उत्सव है, जो प्रत्येक तीसरे वर्ष के रूप में एक विशेष अवसर का प्रतीक है। त्योहार को व्यापक स्तर पर डुंगयोर महोत्सव के नाम से आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान दलाई लामा फेव जुम भेजकर अन्य लामाओं को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिसे तिसे बूम के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अनुष्ठानों में उपयोग की जाने वाली एक पवित्र वस्तु है।
यानी जो दलाई लामा होते हैं वो अन्य लामाओं को आशीर्वाद के रूप में जो है एक पवित्र वस्तु भेजते हैं जिसे तिसे बूम के रूप में जाना जाता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो तुरग्या महोत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। और इसे किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो मोनपा आदिवासी समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात है तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 2 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। तो दोस्तों ये थे 5 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, मध्य प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, बी है दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य, सी है हस्तिनापुर अभ्यारण्य और डी है अशफाक उल्ला खां अभ्यारण्य। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।